हेलो, मैं मनोज कुमार, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आप देखिए कि आज बीएससी पार्ट सेकंड के इस अंतिम चैप्टर में आप विलायकों में संपन्न की जा सकने वाली जो जो आपकी केमिकल रिएक्शंस हैं, और दूसरी भाषा में ये कहें कि सॉल्वेशन रिएक्शंस जो आपकी होती है कि एक सॉल्यूशन जो बनता है उसके पहले जो आप सॉल्वेंट लेते हैं, उस सॉल्वेंट में किस किस प्रकार की कौन कौन सी जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो होनी चाहिए या होनी चाहिए के साथ साथ होती है। तो आप देखें, सबसे पहले आता है केमिकल रिएक्शंस विच कैन बी कैरिड आउट इन ए सॉल्वेंट। देखिए, आयनिक कारक विलायकों में निम्न प्रकार की विभिन्न जो रिएक्शंस जो है पाई जाती हैं। एसिड बेस रिएक्शंस और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस और साल्ट फॉर्मेशन। इन अभिक्रियाओं में अम्ल तथा क्षार परस्पर क्रिया करके लवण तथा विलायक जो होते हैं बनाते हैं। और हम ये पहले देख चुके हैं कि स्वतः आयनन जो होता है वो किस प्रकार से इस चीज़ को इफेक्ट करता है। अम्ल क्षार के संदर्भ में आपकी कैडी और एलसी ये दो वैज्ञानिक हुए। इनके अनुसार क्या होता है, जब ये इम्पोर्टेंट बात है, दो पदार्थ दो पदार्थ विलायक के धनायनों की सांद्रता बढ़ाए वह अम्ल कहलाता है। जो पदार्थ विलायक के धनायनों की सांद्रता बढ़ाए, धनायनों की सांद्रता, ठीक है, अम्ल कहलाता है। जबकि विलायक के ऋणायनों की जो सांद्रता बढ़ाए वो पदार्थ क्या कहलाता है, क्षारीय कहलाता है। अगर हमने जल में HCl एक अम्ल है, NaOH एक क्षार है, ये दोनों जल में घुलकर क्रम से जल के आयनों, हाइड्रोनियम आयन जो है उसको, और जल के ऋणायनों, हाइड्रोक्सिल आयन को, सांद्रता को बढ़ाते हैं, पता है। अब देखो कौन किसको बढ़ाता है, और दोनों की परस्पर जो क्रिया होती है अर्थात उदासीनीकरण की जो क्रिया होती है, इसमें लवण में विलायक के अणु बनते हैं और विलायकन ऊर्जा जो होती है वो उसके साथ उदासीनीकरण ऊष्मा भी इसमें निकलती है। तो ये प्रदर्शित क्या करता है कि ये जो ऋणायन और धनायन है ये मिलकर क्या करते हैं, जल बनाते हैं। और इसी प्रकार द्रव अमोनिया विलायक में अमोनियम लवण अम्ल तथा एमाइड जो लवण है क्षार की भांति व्यवहार करते हैं, और करके ये उदासीकरण जो है ना ऊष्मा को निकालते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है NH4Cl प्लस KNH2, इसमें KCl और ये होंगे 2NH3। विलायकन अभिक्रिया जो सॉल्यूशन जो है रिएक्शन है वो क्या है, ये पहले भी पूछा गया है 2 नंबर का। विलेय पदार्थ के कण धनायन, ऋणायन अथवा उदासीन अणु जब विलायक अणुओं के मध्य संबंध हो जाते हैं या जुड़ जाते हैं संबद्ध, तो इस क्रिया को विलायकन कहते हैं, और बने हुए पदार्थ को विलायक संकर कहते हैं, सोल्यूट कहते हैं। विलायक अणुओं के साथ विलेय पदार्थ के कण आयन ध्रुवीय आकर्षण बल या हाइड्रोजन बंध या उपसह संयोजक बंध के द्वारा जुड़ते हैं। उपसह संयोजक बंध बनने में विलायक के अणु इलेक्ट्रॉन दाता या लुईस क्षार अथवा लुईस जो अम्ल है दोनों की भांति की व्यवहार करते हैं। और ये जो व्यवहार होता है इससे क्या क्या पता चलता है, ध्यान रखो। BF3 प्लस NH3, देखो ये लुईस क्षार है, लुईस अम्ल है, तो ये लुईस अम्ल और क्षार के जैसे क्या होता है, ये क्या बनता है, आपका बनता है ये लवण बनता है। और ये विलायक संकर सॉल्वेंट। इधर देखिए दूसरा सोलोलाइसिस जो होता है आपका विलायक अपघटन, मतलब आपका जो भी विलायक होगा उसका आप अपघटन करेंगे उसके दो अणु लेकर, ताकि वो आसानी से, दो अणु का मतलब है उसकी अधिकता में, ताकि तभी एक स्वयं से स्वयं की अगर जब क्रिया होती है तो उसका अपघटन कहलाता है। इन अभिक्रियाओं में विलायक अणु दो भागों में अपघटित हो जाता है तथा उनका एक अथवा दोनों भाग विलायक अणु के साथ जुड़ जाता है। इन अभिक्रियाओं में विलायक के धनायन अथवा ऋणायन में से किसी एक की सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे विलायक के स्वतः आयनन की पुष्टि होती है। जैसे आपका हाइड्रोलाइसिस अगर आता लेते हैं तो क्या होता है, H2O प्लस H2O H3O प्लस विलायक का स्वतः आयनन होना, और कॉपर सल्फेट
जैसे कॉपर सल्फेट प्लस H2O, तो ये आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड जो बनता है इसी का। ऐसे अमोनिया जो अपघटन होता है NH3 प्लस NH3 NH4 प्लस और प्लस NH2 माइनस विलायक का सोते आयनन, और सिलिकॉन ये जो आपका टेट्रा क्लोराइड, इसके अंदर भी आपका देखा जाता है। विनिमय अथवा अवक्षेपण अभिक्रियाएँ क्या होती है? मेटाथेटिकल जो है, और ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो होता है, इस प्रकार की अभिक्रियाओं में दो विलयनों को परस्पर मिलाने से उनके आयनों के मध्य एक्सचेंज होता है और कोई एक पदार्थ अवक्षेपित हो जाता है। तो कौन सा पदार्थ अवक्षेपित होता है, यह विलायक के उत्पाद पदार्थों की विलेयता पर निर्भर करता है, और पदार्थों की विलेयता उनके आयनों की विलायकन ऊर्जा पर निर्भर करती है। अब देखिए, ये आपका द्रव अमोनिया की अगर बात करेंगे तो द्रव अमोनिया की बात पे क्या होता है, इधर देखिए कि जाहिर सी बात है कि विनिमय और अवक्षेपण अभिक्रियाएं भी देख ली हमने, और इसमें ऑक्सीकरण अपचयन और रिडॉक्स जो अभिक्रिया हैं ये भी हमारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। ध्यान समझे भाई, किसी भी आप ये बताइए कि कभी भी सोल्यूशन जो आपकी जो ये रिएक्शंस हैं, देखिए विलायकों के मध्य कौन कौन सी रिएक्शन सम्मत हो सकती है कि यदि अम्ल और क्षार होता है तो आपस में मिलकर साल्ट बनाए, यह विलायकन इस प्रकार का हो कि वो क्या करे, स्वयं को क्या कि दो भागों में डिवाइड कर दे, लुईस अम्ल लुईस क्षार इत्यादि। इस तरह से अपने आप की जो है ना, अगर ऑटोमेटिक वो लुईस अम्ल है तो दूसरा अपने आप लुईस क्षार की तरफ व्यवहार करने की कोशिश करेगा, परंतु जरूर नहीं वो हो। विलायकन अपघटन सोल्वेशन जो होता है, सोलोलाइसिस होता है विलायकन अपघटन इसमें भी क्या होता है कि विलायकन जो होता है वो करता है ऑक्सीकरण अपचयन और रिडक्स अभिक्रिया। ये क्या होती है, इन अभिक्रियाओं में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तो दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है। ये अभिक्रियाएं सामान्यतः विलायक की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती हैं, लेकिन विलायक स्वयं ऑक्सीकृत और अपचयित हो सकता है। जल का आसानी से अपचयन हो जाता है, अतः वे अपचयक पदार्थ जिनके इलेक्ट्रोड विभव श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर हो, उनका उपयोग जलीय माध्यम में नहीं किया जा सकता है। जलीय माध्यम में तीव्र ऑक्सीकारकों के उपयोग में कोई बाधा नहीं होती है, और इसके विपरीत अमोनिया ऑक्सीकरण के प्रति संवेदनशील होती है, अतः द्रव अमोनिया में तीव्र ऑक्सीकारकों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। इन दोनों के विपरीत द्रव SO2 का एक ऐसा विलायक है जो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाओं के प्रति उदासीन होता है, अतः रिडॉक्स अभिक्रियाओं के लिए यह एक उत्तम माध्यम कहलाता है। अब आता है द्रव अमोनिया। द्रव अमोनिया के जल जैसे गुण और आसानी से उपलब्ध होने के कारण इसका उपयोग विभिन्न कार्बनिक और अकार्बनिक संश्लेषणों में एक उत्तम विलायक की भांति किया जाता रहा है। जल अणु की भांति अमोनिया के अणु में भी केंद्रीय नाइट्रोजन परमाणु sp3 संकरित अवस्था में होता है। इसके 4 sp3 संकरित कक्षकों में से 3 के साथ हाइड्रोजन परमाणु जुड़े रहते हैं, जबकि चौथे कक्षक के पास एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। इस प्रकार एक पिरामिड आकार में ध्रुवीय अणु की रचना होती है, जैसा कि आपको बताया जाता है कि ये पिरामिडल शेप का है। देखो sp3 संकरण के अंदर sp3 संकरण में इसमें पिरामिडली इसकी स्ट्रक्चर होती है। अमोनिया अणु की ध्रुवीय संरचना केंद्रीय नाइट्रोजन परमाणु के छोटे आकार तथा उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण अमोनिया अणुओं में प्रोटॉनों को ग्रहण करने की प्रबल शक्ति होती है, अतः यह जल की अणुओं की तुलना में क्या होता है, प्रबल क्षार होता है, और साथ ही इन अणुओं में प्रबल हाइड्रोजन बंध भी पाए जाते हैं। देखो भौतिक गुणों में अगर तुलना करें तो ये भौतिक गुणों की तुलना में बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या क्या पता लगता है, अब आपके टेस्ट भी हो जाता है थोड़ा सा। देखिए फ्रीजिंग पॉइंट की अगर बात करता है तो फ्रीजिंग पॉइंट इसका बहुत ही ज़्यादा इससे कम है फ्रीजिंग पॉइंट अमोनिया का, जबकि नॉर्मल टेम्परेचर से भी ये कम आ जाता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट के हिसाब से H2O इससे ज़्यादा बेटर माना गया है, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या रहता है, वो लिक्विड कंडीशन में रहता है। और क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या है, वो भी इसका क्या होता है,
उसकी तुलना में क्या बिल्कुल H2O की तुलना में क्या कम है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो आपको पता ही है 81 H2O का है, जो कि इसकी बहुत अच्छी प्रवृत्ति को दर्शाता है कि जल जो होता है बहुत ही अच्छा एक सॉल्वेंट होता है, और आपेक्षिक घनत्वता जो होती है, शयनता जो होती है, वो भी क्या होती है, वो उसकी बहुत अच्छी होती है, जल की तुलना में बहुत हल्का होता है ये अमोनिया। और प्रोटॉन बंधुकता की अगर बात करते जाती है तो प्रोटॉन एफिनिटी की क्षमता जो होती है इसकी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये तुलनात्मक रूप से अमोनिया जो होता है इसकी तुलना में क्या होता है कि ये हाइड्रोक्सिल प्रवृत्ति या क्षारीय प्रवृत्ति दर्शाता है। और विशिष्ट चालकता स्पेसिफिक जो कंडक्टेंस की अगर बात आती है तो वो किसके ज़्यादा है, 10⁻⁹ ज़्यादा होता है, 10⁻⁸ ज़्यादा होता है। तो 10⁻8 जो होता है वो ज़्यादा होता है, -9 कम होता है। द्रव अमोनिया के पदार्थों की विलयशीलता देखिए, जल जो होता है 80 की तुलना में द्रव अमोनिया के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान जो होता है 22 होता है। अतः यह आयनिक यौगिकों के लिए उत्तम जो होता है अधिक उत्तम विलायक नहीं होता है। आयोडीन जैसे खूब सारे इलेक्ट्रॉन वाले पदार्थ इसमें विलयशील होते हैं। द्रव अमोनिया में जो हैलाइडों की विलेयता का जो क्रम होता है वो कैसा होता है, आयोडाइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड इत्यादि कम हो जाते हैं। सल्फेट, फॉस्फेट जैसे बहुऋणायनीय और लवणों को छोड़कर शेष अमोनिया लवण इसमें विलयशील होते हैं, और क्षार धातुओं के एमाइडों को छोड़कर शेष जो समस्त जो धात्विक एमाइड हैं द्रव अमोनिया में विलय होते हैं। क्षार धातुओं में भी लिथियम का एमाइड LiNH2 इसमें अविलय रहता है। कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड द्रव अमोनिया में एल्कोहल, हेलोजन व्युत्पन्न, कीटोन, एस्टर, सरल ईथर, फिनोल और उसके व्युत्पन्न जो होते हैं क्रियाशील होते हैं। एरोमेटिक सामान्यतः इसमें अल्प विलयशील होते हैं। क्षार धातुएं जो धातुएं और अधातुओं की बात की जाती है तो क्षार धातुएं क्षारीय मृदा धातुएं एल्यूमिनियम है ना, यूट्रेबियम, यूरेबियम, ट्रिबियम और इत्यादि जो होता है ना, इत्यादि धातुएं इनके आयन विभव तथा ऊर्ध्वपातन ऊर्जा का जो कम मान होता है उसमें एडजस्ट होती हैं, और विलयन ऊर्जा का मान अधिक होता है तो अमोनिया में विलयशील होती हैं। ऐसे ही द्रव अमोनिया का स्वतः जो आयनन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन दिखाता है। इसमें देखिए कि अमोनिया और एमाइड इसमें क्या होता है कि NH4 अमोनियम आयन जो होता है वो बनता है इसके अंदर, और एक एमाइड आयन बनता है। लेकिन आयनन गुणनफल की जो मात्रा जल के स्वतः आयनन की तुलना में बहुत कम होती है। जल के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयनन गुणनफल H3O प्लस और OH माइनस का मान 1×10⁻14 होता है, जबकि द्रव अमोनिया के लिए -25 डिग्री से 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयनिक गुणनफल का मान क्रमशः 1.9 10⁻33 होता है। अब आता है द्रव अमोनिया में संपन्न होने वाले रासायनिक अभिक्रियाएं। द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन विलायक के रूप में द्रव अमोनिया का उपयोग करते हुए प्रमुख रूप से निम्न प्रकार की अभिक्रियाओं को संपन्न कराया जा सकता है। इनमें है विनिमय अथवा अवक्षेपण मैकेनिज्म, जो कि इसके बाद में हम जो मैकेनिज्म आएगी वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सिर्फ यहाँ पर बता देते हैं हम कि अवक्षेपण प्रक्रिया के अंदर देखो ये तीर का निशान जो होता है, उल्टे तीर का निशान जो हो रहा है ये देखिए, ये अवक्षेपण की चीज़ को बताता है। जब भी अवक्षेपण होता है तो हम इसी प्रकार से डिनोट करते हैं। आप ये न सोचें कि इसमें अमोनियम आयोडाइड का जो है वो उसका अवक्षेपण चल रहा है, केवल KCl का अवक्षेपण होता है। वो भी कैसे होता है, जब Ki + NH4Cl की रिएक्शन करते हैं तो द्रव अमोनिया में Ki तो NH4Cl की जब मिलाया जाता है तो KCl का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। KCl का जब श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है तो ये अवक्षेपण को हम अवक्षेपण कर लेते हैं, बाकी जो सॉल्यूशन में क्या होता है NH4I रह जाता है। तो जल तथा द्रव अमोनिया में पदार्थों की विलेयता में अंतर होने के कारण द्रव अमोनिया में कई ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं की संपन्न कराने की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। दूसरी रिएक्शन क्या है, जब द्रव अमोनिया में विभिन्न नाइट्रेटों के विलेनों में अगर अमोनियम ब्रोमाइड अथवा अमोनियम आयोडाइड को मिला दिया जाता है तो धातुओं के क्रमशः ब्रोमाइड अथवा आयोडाइड अवक्षेपित हो जाते हैं। और ये जो अवक्षेपण होता है वो कैसा होता है, ब्रोमाइड के रूप में और आयोडाइड के रूप में होता है। द्रव अमोनिया में सोडियम कार्बोनेट का अवक्षेपण निम्न प्रकार से संपन्न कराया जा सकता है। NH4 और ये NH2COO, ये आपका क्या होता है, ये आपका सोडियम कार्बामेट और NaNO3
इससे जब रिएक्शन कराते हैं अमोनिया के अंदर प्रेजेंस में कराते हैं तो क्या होता है, ये अवक्षेपण करता है। अवक्षेपण कराने के बाद में और आपको सॉल्यूशन से ये अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार से बहुत सारे जो गुण होते हैं वो क्या द्रव अमोनिया के बहुत अच्छे डिफाइन गुण होते हैं। आपने जल से इसकी तुलना की, जल से तुलना करने पर आपको काफ़ी चीज़ों का पता लगा कि क्यों आखिर जल की तुलना में इससे कम अच्छा विलायक माना जाता है, जबकि लिक्विड अमोनिया अपने आप में बहुत अच्छा विलायक भी है। तो कई बातों को ध्यान रखते हुए आप इसमें द्रव अमोनिया के बारे में हम जो पढ़ेंगे अगली बार पर पढ़ेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।